खबर प्रयागराज के कोराव तहसील क्षेत्र से है, जहां हैरान कर देने वाला राजस्व का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित मनीष मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके दादा के 3 लड़के थे, जिनमें से एक उनके पिता रामरुचि मिश्रा हैं। उनके दादा की मृत्यु 1991 में हो गई, जिसके बाद उनकी संपत्ति उनके तीनों लड़कों के नाम हो गई। लेकिन उनके बड़े पिता अमानुग्रह मिश्रा ने फर्जी वसीयत और जाली हस्ताक्षर के जरिए 2010 में अपने बहू गुलाब देवी के नाम 60 बीघा जमीन ट्रांसफर कर ली। मनीष मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके बड़े पिता ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनकी पैतृक संपत्ति हड़प ली है, जिससे उनके पिता और बड़े पिता रामानुज पूरी तरह से भूमिहीन हो चुके हैं। मनीष मिश्रा ने प्रयागराज के डीएम से न्याय की गुहार लगाई है और मामले की जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता दें, इस समय जो है कोराव के जो टुड़िहार ग्राम सभा में मौजूद हैं। आप देखते होंगे राजस्व विभाग को लेकर आए दिन जो है विवाद होता रहता है। ऐसा ही कुछ विवाद यहाँ पे है, जो कि फर्जी वसीयत के नाम पे जो है 1 बीघा 2 बीघा नहीं, पूरे 60 बीघा जो है दूसरे के नाम ज़मीन हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है, हम विस्तार से इनसे जानकारी लेंगे। आखिर किसके द्वारा वसीयत तैयार किया जाता है और फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए और पूरी की पूरी जो है 60 बीघा ज़मीन उनके नाम वसीयत हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष मिश्रा है। मनीष मिश्रा जी, ये बताइए किस तरीके का जो है आपका मामला है? सर, मेरा मामला ये है कि मेरे बब्बा थे श्री राम सुमेर मिश्रा जी। उनका 91 में एक्सपायर हो गए वो। पिताजी का नाम उस टाइम मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। 91 में पिताजी लोग का नाम दर्ज हो गया। मेरे पिताजी 3 भाई हैं। सबसे बड़े हैं श्री रामानुग्रह मिश्र, फिर दूसरे हैं श्री रामानुज मिश्र और मेरे पिताजी का नाम श्री रामरुचि मिश्र है। तीनों भाई का नाम बराबर दर्ज हो गया 91 में, मेरे बब्बा के मरने के बाद। हुआ क्या कि 2010 में मेरे बड़े पिताजी के लड़के श्री राम भवन मिश्रा ने अपनी पत्नी गुलाब देवी के नाम एक फर्जी वसीयत तैयार किया, अपने समधी को मिला के। जो उनके सगे समधी हैं और उनके रिश्तेदार को उन्होंने गवाही के तौर पे रखा और उन्होंने उनको मिला के और एक वसीयत तैयार किया और कोराव तहसील में दाखिल किया। और हमें कोई नोटिस सम्मन इसका जारी नहीं हुआ, क्योंकि फर्जी तरीका था। अब दाखिल नहीं हुआ, हमें ये चीज़ पता चला 2019 में। इस बीच में 2 बार वो खारिज भी हुआ, अपने आप खारिज हुआ, हमें पता भी नहीं था। 2019 में जब पता चला हमें, तो मैंने उसमें आपत्ति दाखिल की। जब मैंने आपत्ति दाखिल कर दी तो उनको ये प्रतीत हो गया, राम भवन को, कि ये अब हम इसमें काबिज नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने फर्जी तरीके से फाइल को ट्रांसफ़र करवाया मेजा, जो कि हमें किसी तरीके से पता नहीं। कोई फाइल ट्रांसफ़र होती है तो उसमें नोटिस सम्मन जारी होता है, और हमें कोई नोटिस सम्मन जारी नहीं हुआ। और उन्होंने फ़ाइल को ट्रांसफ़र करवाया और मेजा में उन्होंने फ़ाइल ट्रांसफ़र करवाया पहले तहसीलदार के यहाँ, फिर उन्होंने तहसीलदार से नायब तहसीलदार के यहाँ ट्रांसफ़र करवाया 2023 में। और नायब साहब का नाम है राजेंद्र सिंह नायब थे उस टाइम पे। तो राजेंद्र सिंह के यहाँ जब ट्रांसफ़र करवाया तो उन्होंने 30/12/2023 को अनरजिस्टर्ड वसीयत के बेस पे आदेश पारित कर दिया। एक चीज़ और पूछेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो है आपके बड़े पिताजी की पत्नी के नाम से वसीयत, बड़े पिताजी के लड़के हैं जो उनकी पत्नी, मतलब आपके पिताजी के लड़के बहू, अच्छा बहू के नाम से। आखिर जो वसीयत उस समय क्या उनकी बहू आई हुई थी? क्या वसीयत उनके नाम से तैयार नहीं आई हुई तो थी, ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं कह सकता कि नहीं आई हुई थी। लेकिन वो हमेशा से बदचलन रहे हैं और मारपीट लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं। अपने पिता को भी बहुत बार परेशान किया है, उन्हें प्रताड़ित किया है। तो पिताजी से वो अलग रहते थे। मेरे बब्बा यहाँ ही रहते थे, जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो गाँव में रहते हैं। यहाँ हम लोग उन्हीं की प्रताड़ना से यहाँ हम लोग रहने लगे हैं। 40 साल पुराना मेरा घर। और आपके जैसे जिस तरीके से आपने बताया कि आपके बब्बा के जो है 3 लड़के थे जी। अगर किसी लड़के को या किसी के बहू को जो है अगर वसीयतनामा करते तो 3 भाइयों में से तो कम से कम 2 भाइयों को तो ज़रूरी है पता होना चाहिए इस बारे में। यकीनन देखिए, बात यह है कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो अपने लड़कों को ही करते या तो अपने बहुओं को करते। लेकिन ऐसा उनका करने का इरादा नहीं था, न भाइयों का इरादा था आपस में एक दूसरे का प्रॉपर्टी लेने का। भाइयों का सब इरादा सही था, इसीलिए 91 में तीनों भाई के नाम बराबर ज़मीन चढ़ी और ये लोग बराबर अपने अपने प्रॉपर्टी में काबिज हो गए, अपनी अपनी प्रॉपर्टी में जुताई बुआई करने लगे। अब वो फर्जी तरीके से बब्बा के मरने के 19 साल बाद अनरजिस्टर्ड वसीयत बनाया, अपने से साइन बनाई और सब कुछ तैयार करके उन्होंने सब कुछ किया। फिर मतलब बब्बा के मरने के 19 साल बाद दाखिल किया और 35 साल बाद, बब्बा के मरने के 35 मतलब पापा लोग के नाम 35 साल ये प्रॉपर्टी रही और 35 साल बाद इस प्रॉपर्टी को नायब साहब ने
आदेश पारित कर दिया और उनके वाइफ का नाम दर्ज हो गया, गुलाब देवी का नाम। अब उन्होंने किया क्या कि जब उनका नाम दर्ज हो गया तो उन्होंने प्रॉपर्टी में अपने चारों लड़कों को नाम दान पत्र कर दिया। जैसे ही गुलाब देवी के नाम आया, पूरा तरीके से जालसाजी किया है उन्होंने कानून को गुमराह करने के लिए। तो उन्होंने किया क्या कि अपने वाइफ जो उनकी नाम चढ़ा गुलाब देवी के, उन्होंने अपने चारों लड़कों के नाम दान पत्र कर दिया। और दान पत्र करने के बाद कुछ ज़मीन शेष रख के उन्होंने ज़मीन में केसीसी निकलवा लिया। यूको बैंक के अधिकारी से मिला के केसीसी लोन। अब उनके पास पैसा भी आ गया इसी ज़मीन का, क्योंकि उनकी ज़मीन एक्चुअल में जो है भी नहीं, उनके बाप की है। उस ज़मीन को उन्होंने फर्जी तरीके से पूरे ज़मीन को अपने नाम चढ़वाया, लगभग 60 बीघा ज़मीन को। फिर कुछ ज़मीन में केसीसी निकलवा लिया। लेकिन उसके अलावा जो और भी कुछ ज़मीनें थी कि जो आप लोग हैं, या फिर उसी ज़मीन में आप लोग भी हैं? नहीं, ये जो घर बना हुआ है ये उसी प्रॉपर्टी में बना हुआ है, और ये पूरा घर अपने चारों लड़कों का नाम उन्होंने दान पत्र कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो आप लोग को एकदम भिखारी हम भिखारी बन चुके हैं। हमारे पास कुछ रहा नहीं है, हम इस टाइम पे भिखारी ही बन चुके हैं। अब हमारे पास कुछ रहा नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया है मेरा। आखिर आप क्या चाहते हैं? सर, मैं किसी तरीके से न्याय चाहता हूँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, बड़े न्याय अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया मुझे किसी तरीके से न्याय दिलाएं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को लोग का नाम वापस आ जाए, जैसे ही था वैसे आ जाए। कभी आप जो है राजस्व विभाग के जो सक्षम अधिकारी हैं, कभी उससे मुलाकात कर या लिखित शिकायत कर अपनी ज़मीन को जो है इस तरीके का जो मामला हुआ है आप उनको बता कर, या इसके बारे में कभी उनको जानकारी दी? बहुत मैं कई अधिकारियों से इसके बारे में बात भी किया। मैंने रेस्टोरेशन नायब साहब के यहाँ दाखिल किया, जो नायब साहब किए थे उनके यहाँ मैंने रेस्टोरेशन दाखिल किया। तो नायब साहब ने किया क्या कि 30/12/2023 का जो आदेश पारित किया था, उस आदेश को उन्होंने उसका क्रियान्वयन प्रभाव वाद के निस्तारण तक स्थगित कर दिया। तो जब उसका वाद स्थगित कर दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन फिर भी अनिल कुमार पाठक जी एक सदर में बैठते हैं, तहसीलदार साहब जी हैं, उन्होंने किया कि उस आदेश के होते हुए भी, जो कि खतौनी अभिलेखों में पूर्ण रूप से दर्ज है, होते हुए भी अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, हमें ऐसा शक है कि उन्होंने पर्सनल स्वार्थ के लिए उन्होंने उसमें उनके चारों लड़कों का नाम चढ़ा दिया। अब उनके चारों लड़कों का नाम चढ़ गया है। अब वो लड़के करते क्या हैं, आए दिन हमें परेशान करते हैं। चारों लड़के आके परेशान करते हैं, धमकियाँ देते हैं, पुलिस प्रशासन से बुलवाते हैं, बोलते हैं हम कुड़ुक करवा देंगे, ज़मीन जेल भिजवा देंगे, लाइसेंसी बंदूक करवा लिए हैं। जिस तरीके से अभी एक बताया कि जो है आपके जाली दस्तावेज और आपके बब्बा के जो है जाली हस्ताक्षर, तो उस हस्ताक्षर को या पहले किसी कागजात में अगर वो हस्ताक्षर किए होंगे, उसका मैच या डिसमैच ऐसा कुछ हुआ? हाँ, हुआ है। मेरे बब्बा जी सन 78 में एक मुकदमा लड़े थे अपने। मेरे बाबा जी 2 भाई थे, तो आपस में 2 मुकदमे लड़े थे वो लोग। तो उसमें उन्होंने सुलहनामा में उन्होंने साइन किया था मेरे बब्बा ने। तो मैंने उनके साइन को, ओरिजिनल साइन को निकलवाया, और मैंने निकलवाने के बाद बब्बा के राइटर एक्सपर्ट के पास रिपोर्ट भेजी, और जो बब्बा का ओरिजिनल हस्ताक्षर है उसको, और जो इन्होंने फर्जी बनाया है उसको। और उन्होंने रिपोर्ट दिया, आप चौंक जाएंगे कि एक शब्द भी मैच नहीं कर रहा है, पूर्ण रूप से गलत है। मतलब इतना उसका जो है नायब के पास अगर पेश किए कि नहीं? नायब साहब के पास पेश किया। नायब साहब बोल रहे हैं कि अभी इसका यहाँ कोई काम नहीं है, अभी वो नायब साहब रिटायर भी हो चुके हैं। और ये मेरा वाद चल रहा है राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, और ये फाइल को घुमा के ले गया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। वहाँ पे तो आप ले जाके ये दिखा सकते हैं ना कि जिस तरीके से मैच कर रहा है, नेडिस मैच, उस आधार पर मैं बताऊँ कि केवल मात्र तारीखें बढ़ रही हैं और कुछ नहीं। और मैं बताऊँ, 1 हफ्ते की मैं तारीख लगवा के आ रहा हूँ, और वो पहुँचता है पैसा कौड़ी दे के या कुछ भी करा के, मुझे पता नहीं है, 2-2 महीने की तारीख लगवा देता है। ये आदमी न्यायालय में खड़ा होकर केवल तारीख मांगता है, और वो सब लोग अधिकारी तारीख दे भी देते हैं। एक चीज़ और कहेंगे कि जिस तरीके से न्यायालय में मुकदमे चलते हैं, तारीख पे तारीख चलती है, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिलता, इस पर क्या कहेंगे? सर, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि जाने कितने लोग पीड़ित हैं, हज़ारों लोग। अभी मैं बता रहा हूँ कि जितना मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, सबसे ज़्यादा करप्शन है तो राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग की इतना करप्शन मैं किसी देखा ही नहीं। आपको लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा? बेशक मिल पाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत लोग अच्छे भी हैं, बहुत अधिकारी भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, मैं सबको बुरा नहीं बोल सकता। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा राजस्व विभाग ये मान लीजिए, हाँ, करप्शन में लिप्त है पूरा राजस्व। एक चीज़ और कहेंगे, जो प्रयागराज के डीएम महोदय हैं बहुत ही सख्त हैं, तेज तर्राक हैं, जो नीचे के अधिकारी अगर उनकी तनिक भी कमियां पाते हैं उन्हें सस्पेंड करने की जो है दावे करते हैं। आखिर उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान जी से कि साहब जी, मेरा किसी भी तरीके से इस मैटर को पूर्ण रूप से संज्ञान में लें और इसका हमें न्याय दिलाएं, किसी भी तरीके से हमें न्याय दिलाएं। और मैं चाहता हूं कि जो जैसे ही मेरे पिताजी लोग का नाम था वैसे ही नाम हो, और ये जो गुलाब देवी और उनके लड़कों का नाम चढ़ा हुआ है खतौनी अभिलेखों में, इससे बिल्कुल उसका नाम हटा दिया जाए। बस मैं यही चाहता हूँ श्रीमान जी से। इसके वजह से मुझे बहुत, आपके जो बब्बा की संपत्ति थी उसमें जो है तीनों लड़कों का जो है बराबर का हक था, जो एक्चुअल
एक्चुअल में हकदार हैं प्रॉपर्टी के। जैसे कि नियम है, रूल है कि अगर भाई एक बाप के 3 लड़के हैं तो तीनों का लाभ बराबर होना चाहिए, वैसे ही चलना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि ये एक लड़के के किसी बहुत न्याय होना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, इससे बहुत पीड़ित हूँ। 1 बिस्सा 2 बिस्सा ज़मीन की बात नहीं है, ये 60 बीघा ज़मीन की बात है और बहुत बड़ी समस्या है इसकी वजह से। देख सकते हैं ये कैमरे में जो दिख रहे हैं, इनके पिताजी जो है 3 भाई हैं और जो तीनों भाई हैं एक ही पिताजी के लड़के हैं। आखिर 2 लड़के जो है एकदम भिखारी बन चुके हैं और उनके बड़े पिताजी जिस तरीके से इन लोगों के साथ अन्याय किए हैं, बता दें कि इनके द्वारा बताया जाए फर्जी वसीयत तैयार किया जाता है, फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए जाते हैं और फर्जी हस्ताक्षर इनके पिताजी के पिता यानी इनके बब्बा का जो है फर्जी हस्ताक्षर करवा के जो वसीयतनामा तैयार किया जाता है। बताइए 1991 में जो है उनकी डेथ हो जाती है और 2010 में वसीयतनामा के जरिए जो है ज़मीन उनके नाम किया जाता है। आखिर बताइए 19 से 20 साल कहाँ थे वो? आखिर जब ये प्रॉपर्टी उनके नाम से उनके तीनों लड़कों के नाम चढ़ती है बराबर हिस्से में और उसके बाद जो है 10 साल बाद ऐसा होता है कि 60 के 60 बीघा ज़मीन जो है एक लोगों का हो जाता है और वो वसीयत के जरिए जो है फर्जी दस्तावेज़ तैयार करके अपने नाम करवा लेते हैं। ऐसा ही कुछ पूरा इनका मामला है। आखिर ये जो है राजस्व विभाग का मामला आए दिन आप देखते ही होंगे, ज़मीनों के विवाद के घेरे में आने दिन रहता है। हम चाहते हैं कि जो प्रयागराज के डीएम महोदय हैं, ये भाई साहब उनसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वो तेज़ तर्राक अधिकारी हैं, इनकी बातों को सुने और इनको न्याय दिलाने की कृपा करें, क्योंकि ये जिस तरीके से बता रहे हैं न्यायालय में तारीख तो लगती है लेकिन जो है इन्हें न्याय नहीं मिलता। और इनके साथ क्या कह रहे हैं मैं बताऊं, ये सचुअल में बताऊं, जिस आदमी द्वारा ये पूरा मुकदमा संचालित किया जा रहा है वो आदमी कागज़ की हेरा फेरी करने में बहुत बड़ा 420 आदमी है, बहुत बड़ा माहिर है। वो आदमी एमपी से अभी तक वो फरार चल रहा है, 2006 से वो फरार है अभी तक एमपी से। उनका नाम राम भवन, इस सेम यही मामला है। वो अब बात ये था कि सन 2000 में उन्होंने एक बैंक लूटा था एमपी में और बैंक लूटा उन्होंने और हाँ बहुत बड़ा उन्होंने बैंक लूटा सन 2000 में और 2006 जब बैंक लूटा एक्चुअल में पता चला कि एक्चुअल में कौन बैंक लूटा है तो नाम किसी और का था और पैसा इन्होंने लूटा था। जब पता चला तो ये हुआ कि ये टुडियार के राम भवन है। तो जब इनको पुलिस, भाई चूँकि मैटर एमपी यूपी का है, सरकारी मैटर भी है, तो इनको पुलिस ढूंढने आई तो ये पुलिस को चकमा देने लगे। फिर इनको सज़ा सुनाई गई, पुलिस की बाकायदे चार्जशीट है हमारे पास। ये इनके खिलाफ 2006 में गैर जमानती वारंट जारी हो गया और तब से आज तक ये अभी से फरार चल रहे हैं। इनके ऊपर कई संगीन धाराएं लगी हैं, 420, 467, 468, 471 कई धाराएं लगी हुई हैं। लुटेरा तो हमने देखा लेकिन ऐसा लुटेरा आज तक नहीं देखा जो लुटेरा घर से बाहर के तो लूट ही रहा है लेकिन घर वालों को भी लूट रहा है। ऐसा लुटेरा आप कभी नहीं देखे होंगे कि आदमी कोई होता है कि बाहर की संपत्ति लूट के अपने घर लाता है, लेकिन ये आदमी पहला ऐसा आदमी है जो कि घर की संपत्ति लूट, घर वालों की संपत्ति लूट के भाइयों का हिस्सा और बहुत बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। हम लोग इतना परेशान कर रहे हैं, सेम करप्शन यहाँ भी कर रहे हैं। एक ही मैटर के अलग अलग न्यायालयों में 10 अलग अलग न्यायालयों में मुकदमा लगाए हैं, मतलब कानून को उलझाने के लिए, अधिकारियों को परेशान करने के लिए। कौन सा गाँव लगता है आपको? ये टुडियार गाँव है, ग्राम टुडियार है, पोस्ट चिरांव, तहसील कुरांव और जिला प्रयागराज। देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया और कितने पीड़ित हैं। इन्होंने अपनी समस्याएं जो है बाकायदा विस्तार पूर्वक बताया। अब देखना यह है कि जो प्रयागराज के डीएम महोदय हैं उनसे ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इनके साथ न्याय हो और इनको जो है जिनकी जो ज़मीन है 60 बीघा ज़मीन वो इनके बब्बा की ज़मीन है, उनके तीनों भाइयों के साथ जो है बराबर के हिस्सेदार हैं, उन्हें एक्चुअल मिलना चाहिए। जितने भी लोग इस खबर के देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।